हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ होगा, हम उस वाले पार्ट की बात करेंगे। इसके लिए डिटेल्ड कोर्स जो है वो आइसोमेरिज्म के नाम पर अलग से आएगा। बट आज के लेक्चर में हम बेसिकली वो सारी बातें कर लेंगे जो बेसिकली डायरेक्टली यूज़ होती हैं रिएक्शंस में, क्योंकि हमें बिल्कुल डिटेल आइसोमेरिज्म डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यूज़ होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें रिएक्शंस में यूज़ होती हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमें वो क्रंच जो है बेसिकली यहाँ जानना है, क्योंकि रिएक्शंस को प्रोसीड करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शंस के बीच में आइसोमेरिज्म जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो ये सिंगल वीडियो जो है बेसिकली उस सारी चीज़ों को क्लियर करेगी जो चीज़ें डायरेक्टली यूज़ में बेसिकली आती हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी डिटेल्ड कोर्स के तौर पे नहीं है, ये कुछ फंडामेंटल जो कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली यूज़ होंगी उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में मेनली बात करेंगे, जो बेसिकली वन इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्ट वे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो भी डेफिनेशन नॉर्मली होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब जब हम स्टीरियो की बात कर रहे हैं तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला कोमा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे कि थ्री डी अरेंजमेंट में जो भी डिफरेंस आएगा उसकी वजह से हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म अरेंज्ड, मतलब जो बेसिकली राइज्ड होगा। तो यहाँ पर वो ज्योमेट्रिकल के रीज़न की वजह से भी हो सकता है या ऑप्टिकल के रीज़न की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज बेसिकली सिस ट्रांस वाला आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हम लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैं एक डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कि जैसे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, इसमें अगर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रहा हूँ एंड देन में क्लोरीन, देन फिर ब्रोमीन एंड हेयर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो अगर हम इस कंपाउंड को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, बट एक्चुअली क्या है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, दैट मीन्स रोटेट अगर करेगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट करता रहेगा, दैट मीन्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके सामने ये है या इसके अपोजिट में दूसरी वाली चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि इनका रोटेशन को रोक दो। तो रोटेशन जब रेस्ट्रिक्टेड होता है देन उस सिनेरियो में बेसिकली दो ऐसी फॉर्म जिसमें हम इस तरह का डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्लोरीन के सामने क्लोरीन है या क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन है, इस तरह की सिचुएशन हम जब बोल पाते हैं वो उस केस में ही होगी जब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट relative arrangement, different relative arrangement of group around a system, around a system whose rotation whose rotation has been restricted, keeping structural formula same, keeping
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। तो बेसिकली किस तरह से हम लोग रोटेशन को रोकते हैं, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होगा तो देन फिर जो बीच का बॉन्ड है वो रोटेट नहीं करेगा। दैट मीन्स रोटेशन रेस्ट्रिक्शन जो है वो हम करते हैं थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जीआई शो करेंगे। ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, दैट मीन्स ये हमारा जो सिस्टम है इसमें रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड है, तो दोनों टर्मिनल पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पर होनी चाहिए। एंड अगर दो जो सेम चीज़ें हैं अगर सेम साइड होंगी देन फिर वो एक केस होगा, और सेम चीज़ें अगर अपोजिट साइड होंगी तो देन वो दूसरा केस होगा। तो इन दो चीज़ों को हम लोग ज्योमेट्रिकल के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म जिसके हम लोग क्रिएट कर पाएँ वो हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर अगर बात कर पाएँ तो क्लोरीन के सामने अभी यहाँ क्लोरीन क्लोरीन अगल बगल हैं। ठीक है, एक केस क्या होगा जब ब्रोमीन यहाँ पर होगा और क्लोरीन यहाँ पर होगा, तो दैट मीन्स ये क्लोरीन अपोजिट में है। ये दो दो फॉर्म है, एक पहली वाली और एक ये वाली। ये फॉर्म जो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड है। तो इन दो के लिए हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है आपस में, ठीक है, उसका डिफरेंस यहाँ पर है, रिलेटिव डिफरेंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, दैट मीन्स ClBr। कंडीशन ये है कि जो भी टर्मिनल है, यहाँ दो टर्मिनल हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इससे जुड़े हुए वाली जो भी चीज़ होगी, जो भी दो चीज़ जुड़ी होंगी वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल जो है बेसिकली शो कर पाएगा। जैसे इस वाले केस में शो कर पाया। सेकंड में अगर हम बात करें तो कार्बन पर दो ब्रोमीन सेम, मतलब एक टर्मिनल पे दो चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। थर्ड में अगर हम बात करें तो इधर तो डिफरेंट है इस टर्मिनल पर, बट उस टर्मिनल पर यहाँ पर दो ग्रुप जो हैं वो सेम है, एटम सेम है, तो यहाँ भी शो नहीं करेगा। फोर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ लेफ़्ट साइड में जो है वो डिफरेंट है लेफ्ट वाले टर्मिनल पर। राइट में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, राइट में डिफरेंट है सेम है? अब कुछ नालायक ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि राइट में भी तो सर डिफरेंट है, तो ये तो जीआई शो करना चाहिए। नालायक बुद्धि
ये जो मिथाइल होता है, मिथाइल बेसिकली क्या होता है, CH3 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये दो जो ग्रुप हैं वो सेम है, दैट मीन्स यहाँ शो नहीं करेगा। फिफ्थ वाले में, ठीक है, अगर हम कोई दूसरी फॉर्म क्रिएट कर पाते हैं दैट मीन्स GI शो कर रहा होता है। फिफ्थ वाले में ये केस क्या है, जब दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है, एक केस क्या होगा, एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे होगा, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों टर्मिनल पर, इन दोनों पॉइंट पर जो भी चीज़ जुड़ी होंगी वो डिफरेंट जुड़ी होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि दोनों ऊपर और एक नीचे, मतलब दो फॉर्म बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो दैट मीन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो भी हमारे क्या करते हैं, GI शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये केस लिया तो साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर क्या है, साइक्लोब्यूटेन, जिसमें एक केस क्या होगा, दोनों ऊपर, ठीक है, एक केस क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से हम दो फॉर्म जो है क्रिएट कर पाते हैं। तो सिस ट्रांस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, सिस यूज़ करते हैं जब सिमिलर ग्रुप, हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, then it is cis, then it is cis, otherwise ट्रांस, ठीक है। तो अगर सेम साइड रहेंगे सिस, अगर अपोजिट रहेगा तो ट्रांस। तो सिस ट्रांस का बेसिकली हमें जो आइडिया है वो होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कुछ ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बना और वो एल्कीन अगर GI शो कर रहा होगा, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे, हम सिस वाली फॉर्म भी लेंगे, हम लोग ट्रांस वाली फॉर्म भी लेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, किसी रिएक्शन का, वो कुछ इस तरह से है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब ना अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसको अगर हम बनाएं तो C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H। एक केस ये हो गया जिसमें दोनों CH3 सेम साइड, और एक केस क्या होगा जिसमें हमारा CH3 अपोजिट साइड। तो बेसिकली जिसमें सेम साइड होता है दैट इज सिस, एंड यहाँ पर जहाँ अपोजिट साइड होगा दैट इज ट्रांस, ठीक है। तो जब भी ये प्रोडक्ट अगर आपने फॉर्म किया तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है, मतलब प्रोडक्ट आएंगे दो दो, मतलब सिस और ट्रांस दोनों को हमें लेना है। जो भी कंपाउंड GI शो करेगा उसकी दोनों फॉर्म को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो GI शो करती हैं और कौन सी चीज़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेसिक बात हुई हमारी रिगार्डिंग एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं बात करूं कि एल्कीन के अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनना हमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें कि अगर ये प्रोडक्ट बना है हमारा और प्रोडक्ट हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन हमारा सिस्टम है, एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे गिनेंगे, जो एल्कीन के पास वाले कार्बन जो कि sp3 हो, वो वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो जो नंबर ऑफ अल्फ़ा एच रहेंगे बेसिकली वो स्टेबिलिटी बताएंगे हमारी एल्कीन की। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली सिचुएशन रहेगी। तो अगर मैं आपके सामने कुछ एल्कीन दूं और ये पूछूं कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे,
सो काउंट करो एंड बताओ। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ तो एल्कीन से कनेक्टेड कोई कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन के हाइड्रोजन ही बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ होंगे 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ एल्कीन से कनेक्टेड एक कार्बन है, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। डायरेक्टली कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन के नाम पर नहीं गिनना है, ठीक है। थर्ड में अगर हम बात करें, ये हमारा एल्कीन सिस्टम है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पर बेसिकली 2 कार्बन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एल्कीन से जुड़े हुए 3 कार्बन, तो इनके पास है 9 हाइड्रोजन, तो दैट इज़ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर बात करें 3 3 6, और ये वाले नहीं गिनने, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन गिनने, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन 3 3 6, यहाँ पर टोटल होंगे 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो क्योंकि रिएक्शंस में हमारा जब भी प्रोडक्ट एज ए एल्कीन बनेगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनने हमें आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो मेजर होगा, मतलब ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी बात है, ठीक है, जो कि यूज़ आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ में पड़ती हैं, उसकी क्लैरिटी हमें होना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है पहले से भी, ठीक है। ऑप्टिकल की क्लैरिटी जो है हमें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शंस में ऑप्टिकल हम भर भर के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या लेना देना है। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, और हम कोई रिलेटिव डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं कर रहे होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है, एंड रिलेटिव डिस्टेंस भी सेम होती है, बट एक तरह की लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मतलब होता है कि एक नॉर्मल लाइट को जब हम लोग एक खास प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो उसे प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक लाइन में अलाइंड हो जाते हैं, मतलब एक प्लेन में। तो अगर हम उस लाइट को ऐसे कंपाउंड से पास करें जो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो, दैट मीन्स वो कंपाउंड सिमेट्रिकल ना हो, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारा प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं या तो क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाता है। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो तो सिमेट्रिकल वाले केस में हमारा सिनेरियो क्या रहता है कि लाइट एज इट इज़ पास कर जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम लोग बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेट करने वाली एबिलिटी जो कंपाउंड की है उसी चीज़ को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही सेम तरीके से ये चीज़ जो है वो पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी is ability to rotate the plane of PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनती है मैं थोड़ा सा यहाँ आइडिया देता हूँ। बेसिकली ये है हमारी लाइट जिसको हम आगे से देख रहे हैं, फ्रंट से, ठीक है। तो फ्रंट से ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो कि सारे डायरेक्शन में क्या हैं, इंक्लाइंड है, ठीक है। जब हम इसको पास करेंगे एक ख़ास प्रिज्म से, ये हमारा ख़ास प्रिज्म है, दैट इज़ निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये है हमारी एक नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट, इसको हमने पास किया थ्रू निकोल प्रिज्म।
तो सिचुएशन क्या होती है कि लाइट के जो सारे वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये सब एक प्लेन में अलाइंड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से ना। इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल हम इसे बोलते हैं ना। अब अगर हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं एक ऐसे कंपाउंड से जो अनसिमेट्रिक है, ठीक है। अब अनसिमेट्रिक कंपाउंड बेसिकली उसे ही हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो हम ऐसे कंपाउंड से पास कर रहे हैं दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो रिजल्ट में मिलता है अदर साइड पर, उसमें हमारा जो प्लेन है, ठीक है, लाइट का, वो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड मिलता है। वो या तो राइट में मतलब क्लॉकवाइज में, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रोटेशन जो है कुछ इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पर ये थीटा है जिससे बेसिकली ये रोटेट हुआ है, एंड थीटा को हम बोलेंगे थीटा, या फिर अल्फ़ा भी यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादातर अल्फ़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ अल्फ़ा, एंड हेयर दिस इज़ अल्फ़ा जो है वो हमारा होता है एंगल ऑफ रोटेशन। तो ज़रूरी नहीं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बस बात क्या है कि जो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ऐसे कंपाउंड विच रोटेट क्लॉकवाइज, विच रोटेट क्लॉकवाइज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल टी या फिर पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज को हम लोग स्मॉल डी और पॉजिटिव से रोटेट करते हैं। ये है हमारा डेक्स्ट्रोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ कुछ ऐसे कंपाउंड जो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, विच रोटेट एंटी क्लॉकवाइज called levorotatory, that is levorotatory, जिसको हम लोग स्मॉल एल और निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्मॉल का महत्व बहुत है क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग चीज़ को बताते हैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल रोटेशन के साइन को बेसिकली बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स स्मॉल एल, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि एक अलग तरीके से भी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट उनका एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज़ जो अल्फ़ा है वो अलग है। अल्फ़ा दो तरीके से अलग हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड में अलग हो, दूसरा साइन भी अगर अलग है, दैट मीन्स एक का रोटेशन है 10 डिग्री क्लॉकवाइज में, दूसरे का रोटेशन है -10 डिग्री, ठीक है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये दो कंपाउंड भी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन का या तो डिफरेंट मतलब मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर डायरेक्शन अलग हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है हमारा, वो आइसोमर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस बात को, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ अल्फा, कीपिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ठीक है। नाउ अब बात यह है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होंगे जो अनसिमेट्रिक होंगे। दैट मीन्स हमें कैसे चेक करना होगा कि अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज़ जानी है कि हम लोग कट करके देखते थे। कट मतलब दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दैट इज़ POS। ठीक है, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग इसको इस तरह से जानते हैं कि हम एक ऐसे प्लेन से कट करें जिससे कि बेसिकली दो इक्वल हाफ जो हैं हमें मिल जाएं। तो इट इज़ द प्लेन डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट या फिर हम कंपाउंड मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ। तो ऐसा प्लेन जो इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ में क्या कर दे, हमारा कट कर दे, तो ऐसे प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली बोलते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं सिस की बात करूँ, सिस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिस हो गया। सिस को अगर मैं कट करता हूँ, अच्छा मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो थिकनेस भी कंसीडर करते हैं। थिकनेस मतलब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा पूरा, ये प्लेन में जैसे बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है, बट इसकी मोटाई भी है। मोटाई मतलब कुछ इस तरह से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो है हमारा कंपाउंड इस तरह से मोटा भी ये है। तो कहने का मतलब रेक्टेंगुलर केक जैसे रखा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्लाइस भी मार सकते हैं। ठीक है, ये एक मोटा केक की तरह जो है बेसिकली रखा है। केक मोटा मतलब क्या ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम समझ गए होंगे आई थिंक क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। लो मिट भी गया ये। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को बेसिकली आपको मॉलिक्यूल की थिकनेस भी कंसीडर करनी है। तो अगर यहाँ मैं यहाँ सिस लेता हूँ और यहाँ ट्रांस लेता हूँ, तो देखो सिस को अगर हम यहाँ 20 से काटूँ तो कट जाएगा, क्योंकि राइट में जो चीज़ है वही लेफ्ट में चीज़ है। ठीक है, नीचे जो हमने छुपा रखा वो हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट में भी हाइड्रोजन, राइट में भी हाइड्रोजन। या फिर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस काट दें, तो स्लाइस में भी इक्वली कट जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर POS है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल है, मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है, ऑप्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं कट करता हूँ, ऐसे कट करता हूँ तो नहीं कट होगा, क्योंकि यहाँ तो मिथाइल है बट यहाँ पर कुछ नहीं है। बट अगर मैं स्लाइस काटता हूँ, तो स्लाइस मतलब इसको पूरा थिक मान लो। ठीक है, और जब इसे कट करोगे तो केक की तरह हाफ ऊपर रहेगा और हाफ नीचे की तरफ रहेगा। दैट मीन्स इसमें भी POS रहेगा, तो ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, नाउ एक जो हम बात करें दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन की या फिर साइक्लोब्यूटेन की। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इस तरह से अगर काटूंगा तब भी इक्वल हाफ में कट गया, ऐसे काटे तब भी इक्वल हाफ में, ऐसे काटें तब भी इक्वल हाफ में। कोई भी अगर एक प्लेन आपको मिल जाए जिसमें कि वो इक्वली कट हो जाए, दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल है। तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। यहाँ भी जैसे अगर हम बात करें तो इस तरह से ये कट जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो हम लोग तरह तरह से टेस्ट करके बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, ये भी जो चीज़ है ये भी कट जा रही, दैट मीन्स ये भी POS इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बाकी हम लोग एक तरीका और निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी मॉलिक्यूल को तो हम लोग कट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो एक चीज़ होती है कायरल सेंटर। तो बेसिकली कायरल सेंटर का यूज़ करके या कायरल कार्बन जिस बोल देते हैं उसको, उसका यूज़ करके हम लोग ये बताते हैं कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। तो बेसिकली कायरल कार्बन का क्या मतलब है, कायरल कार्बन। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं चिराल। ठीक है, इट्स बेसिकली कायरल। कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल कार्बन को पहचानने का एक तरीका ये है कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बेसिकली जुड़ा हो। ठीक है,
तो एटम्स या कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड ऑन इट, कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन इट। तो बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि ये बीच में बेसिकली ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे ये CH3 लगा दिया, यहाँ H है, यहाँ Cl एंड यहाँ पर D है। तो अगर इस कार्बन को अगर हम बोलें तो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये कार्बन जो है हमारा कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्टार का रिप्रेजेंटेशन पूरी जगह सेम है, ठीक है। तो जहाँ भी स्टार हम लगाएंगे मतलब कायरल कार्बन है, तो इट रिप्रेजेंट कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन से 4 चीज़ें डिफरेंट जुड़ी हुई है, तो इस कंपाउंड को हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन होना, ठीक है, वही हमारा डिफाइन कर दे रहा है कि ये कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिक है, क्योंकि चारों सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हैं वो अलग अलग जुड़ी हैं। तो पहली चीज़ हमें कायरल कार्बन पहचानना आना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कायरल कार्बन पता होगा तो हम लोग बोल पाएंगे कि इसके अंदर कायरल कार्बन है तो ये अनसिमेट्रिक होगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर पूछ लेता हूँ कि कायरल कार्बन कितने हैं। काउंट नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अच्छा, जो भी कायरल कार्बन होता है वो बेसिकली sp3 हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े होने चाहिए। डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है। ओके, इसमें अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये कार्बन को अगर हम देखें तो ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन भी रहेगा जो छुपा लिया है। लेफ्ट में अलग चीज़ जुड़ी हुई है, राइट में अलग सिनेरियो है, तो ये कार्बन क्या होगा हमारा कायरल। इस कार्बन को अगर हम देखें, राइट में अलग है, लेफ्ट में अलग है, नीचे अलग है, ऊपर मिथाइल लगा हुआ, तो ये भी कायरल कार्बन। यहाँ अगर देखें हम, लेफ्ट में अलग सिनेरियो, राइट में अलग सिनेरियो है, और एक इसके पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 3 जो हैं वो हमारे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज़ अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड ऑब्वियसली बात है कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये अगर देखें इस वाले कार्बन को, तो इधर सिचुएशन अलग है, इधर सिचुएशन अलग है, ठीक है, और एक इस पर हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो कायरल सेंटर, ठीक है। ना यहाँ पर हमारा लेफ़्ट अलग, राइट अलग, नीचे, तो ये भी क्या होगा कायरल सेंटर, ठीक है। यहाँ भी अगर देखें हम लोग तो ऊपर अलग, राइट अलग, लेफ़्ट अलग, ये भी कायरल सेंटर,
ये भी अगर आप देखो इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, बाकी सारी सिचुएशन कायरल सेंटर। यहाँ भी ये क्या है हमारा कायरल सेंटर, यहाँ भी ये कायरल सेंटर, ये वाली पोजीशन में भी कायरल सेंटर, क्योंकि राइट अलग लेफ्ट अलग है ऊपर अलग है। ये अगर करें बात तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड राइट अलग लेफ्ट अलग नीचे अलग, दैट इज़ ये भी कायरल सेंटर। ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ दो मिथाइल सेम ही चीज़ है, तो ये इतने नंबर ऑफ कायरल सेंटर दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 8 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। नाउ थर्ड की बात करें तो थर्ड में दैट इज़ राइट में जो है वही लेफ्ट में है, तो यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं रहेगा। ऑल दो हाइड्रोजन है इसके पास, क्लोरीन है, तो दो ग्रुप तो यहाँ लगे हैं, बट ये दो ग्रुप सेम हो गए, हमें चारों ग्रुप सेम चाहिए थे, तो यहाँ ज़ीरो कायरल कार्बन बेसिकली आएगा। फोर्थ में अगर हम बात करें तो ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि ये तो sp2 है, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए थे। तो ये कार्बन को अगर हम देखें तो लेफ्ट में अलग राइट में अलग, नीचे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ ये हाइड्रोजन है और ऊपर क्लोरीन, तो बेसिकली ये कायरल कार्बन है। सिमिलरली हमारा ये वाला केस मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ इथाइल लेफ्ट में अलग, तो ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन होगा, तो यहाँ होंगे टोटल 2 कायरल कार्बन, ठीक है। नाउ ये बात हुई कायरल कार्बन के होने की, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो जो भी कायरल कार्बन होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक कायरल कार्बन वाले कंपाउंड को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर अभी मैंने जब कंपाउंड बेसिकली ये डिनोट किया था, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम बोलते हैं दैट इज़ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब जो है डिटेल में आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ बस हमें पता होना चाहिए कायरल कार्बन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक सिंगल कार्बन से जुड़ी हुई चीज़ों को पर्सपेक्टिव फार्मूला में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि दो बॉन्ड को, ये बीच में कार्बन है, ये एक यहाँ लगा ए, यहाँ लगा है कुछ हम लोग ले लेते हैं एक्स, ठीक है। अब जो दो बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रल में, दो बॉन्ड, टेट्राहेड्रल की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ बताई जा रही है। ये जो दो बॉन्ड है, ए कार्बन से ए कनेक्टेड एक्स कनेक्टेड, ये इस प्लेन में है, ठीक है। बाकी दो बॉन्ड जो हैं वो एक बैक टू द प्लेन है और एक हमारी तरफ है दैट इज अबव द प्लेन, तो ये जेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसे बोलते हैं हम वेज, आई थिंक पता होगा आपको, ये है हमारा वेज दैट इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये है हमारा डैश दैट इज, डैश वो नहीं जो पीछे बैठा है, ठीक है, डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और इस तरह से अगर हम इसको उल्टा इस तरह से बना लें तो ये ए यहाँ पर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको उल्टा बना रहा हूँ तो जो वेज होगा वो डैश बन जाएगा और जो डैश होगा वो वेज बन जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा और एक्स, ये वाई जो है बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, पलट के रख दिया है। तो ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है, इस तरह का फार्मूला कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ, टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये यहाँ पर है। ना आगे चलते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग केसेस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला केस जो है वो ये है कि कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट मीन्स कंपाउंड्स, ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कंपाउंड
हैविंग वन कायरल कार्बन। अब देखो वन कायरल कार्बन सिस्टम में किस तरह से हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, ये हमें देखना होगा यहाँ पर। तो हम कंपाउंड ही लेते हैं वन कायरल कार्बन का। तो हेयर CHO, यहाँ OH, यहाँ CH2OH और यहाँ पर H, ठीक है, ये हमारा एक कायरल कार्बन है। ठीक है, अब इसका जो मिरर इमेज होगा, ठीक है, इसको अगर मैं मिरर इमेज लूँ, यहाँ पर मिरर लगा दूँ अगर बीच में यहाँ पर, ठीक है, तो जो राइट साइड में चीज़ बनेगी, ठीक है, वो कुछ इसका इमेज के फॉर्म में लें, OH H CHO CH2OH। तो बेसिकली यही जो मिरर इमेज है, क्योंकि ये एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल की जो मिरर इमेज होती है बेसिकली वो उसका आइसोमर फॉर्म होता है। ठीक है, मैं मतलब ये सेम नहीं होते, मिरर इमेज जो होती है वो अलग चीज़ होती है। हम लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर इसको ठाकर मैं इसके ऊपर रख दूँ, इस मॉलिक्यूल को उठाकर ऊपर रख दूं, तो इसका OH जो है लेफ्ट में है और इसका OH जो है राइट में, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होती है। तो ये दो जो आपस में हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक पॉजिटिव में रोटेट करता है मतलब क्लॉकवाइज में, तो दूसरा निगेटिव में उतना ही रोटेट करता है। कहने का मतलब मिरर इमेज वाले कंपाउंड जो हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है रोटेशन का वो सेम होता है, बस क्या होता है, साइन अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस बोलते हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्टिकल में जो कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे बोलते हैं R और S बोलते हैं। ठीक है, अभी कौन R है कौन S है वो ढूंढने का एक तरीका है, उसको अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट R और S जो हैं वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिविटी के कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे ही जैसे सिस ट्रांस होते हैं ज्योमेट्रिकल में। ठीक है, तो R अगर पॉजिटिव में रोटेट कर रहा है तो उसका मिरर इमेज होगा S, मतलब R का मिरर इमेज होता है S। तो अगर ये पॉजिटिव में रोटेट कर रहा है तो दूसरा निगेटिव में रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, दैट इज़ ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है कंपाउंड, ये पॉजिटिव में रोटेट करता है तो ये निगेटिव में रोटेट करता है। तो ऐसे दो पेयर, ठीक है, जो आपस में मिरर इमेज हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर इनेंशियोमर्स, इन लोगों को हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब विच आर दी मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पहली बार। ठीक है, ऐसे कुछ एक दो तीन टर्म्स जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इनमें ही हम कंफ्यूज फिरते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार इनकी बातें होती है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे इसका क्या मतलब था। तो इनेंशियोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर दी मिरर इमेज, आपस में मिरर इमेज होंगे तभी उन्हें इनेंशियोमर्स आप बोलोगे। पेयर को हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर्स। ठीक है, नाउ ये केस हो गया सिंगल कायरल कार्बन का। नाउ दूसरा केस हम लेते हैं, दैट इज कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट कायरल कार्बन, मतलब दो कायरल कार्बन हो और वो भी क्या हो, आपस में डिफरेंट हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर बना ही लेते हैं, दैट इज COOH OH OH HH CH3। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी दैट इज COOH, वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इज OH OH HH CH3। ठीक है, एंड ये इसमें मैंने क्या रखे हैं, OH OH सेम साइड रखे हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर OH OH हमारे
डिफरेंट साइड रहें, दैट मीन्स ये केस भी हमारा रहेगा OH इस साइड, OH इस साइड, HCH3। अगर ये बनेगा तो इसकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स मिरर इमेज वाला कंपाउंड। तो यहाँ OH H OH H CH3। तो बेसिकली 4 फॉर्म बेसिकली हम बना सकते हैं 2 डिफरेंट कायरल सेंटर को लेकर, ठीक है। और ये चारों अलग अलग हैं, ठीक है, जिसमें जो 1 और 2 हम असाइन कर देते हैं, ये 1, ये यहाँ पर 2, ये 3, ठीक है, ये यहाँ पर 4। तो बेसिकली 1 और 2 जो हैं वो आपस में मिरर इमेज हैं, ठीक है। एंड 3 और 4 जो हैं बेसिकली वो भी आपस में मिरर इमेज हैं। तो 1 और 2 के अगर आपस में रिलेशनशिप को अगर हम जाने, ये चारों ही 1 2 3 और 4 आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एंड 1 और 2, ठीक है, एंड 3, 1 और 2 एंड 3 और 4, इनका बीच का आपस का रिलेशनशिप है बेसिकली, दैट इज इनेंशियोमर। कहने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि 1 और 3 के बारे में, और 2 और 4, या 2 का रिलेशन 3 और 4 से ले लूँ, या 1 का रिलेशन 3 और 4 से ले लूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स नॉट दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल नहीं, वैसे हम लोग उसमें बोल देते हैं कि स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल भी आएंगे, ज्योमेट्रिकल भी आएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है। डाया स्टीरियोमर्स जो होते हैं हमारे बेसिकली वो होते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डाया स्टीरियोमर, ये सेकंड टर्म है जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। पहला इनेंशियोमर, सेकंड डायस्टीरियोमर। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स which are not the mirror image of each other, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में कोई भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, ठीक है, जो सिस और ट्रांस हैं बेसिकली वो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। मिरर इमेज आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो इन दोनों लोगों को भी, इस पेयर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाया स्टीरियोमर, ठीक है। तो ये डाया स्टीरियोमर वाला जो चीज़ है बेसिकली क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि डाया स्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनेंशियोमर्स विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब बेसिकली इनेंशियोमर में हमने बोला था कि अल्फा का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट साइन अलग रहेगा। बट डाया स्टीरियोमर में हमारा अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, और मतलब मैग्नीट्यूड और बेसिकली साइन भी अलग रहेगा। मतलब चेंज जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट रहेगा दो चीज़ों में, दैट इज़ डायस्टीरियोमर में। तो ये केस हो गया हमारा यहाँ पर, दैट इज़ दो कायरल सेंटर का। अच्छा, यहाँ पर अगर एक मैं और बात करूँ, जब भी दो ग्रुप सेम साइड होते हैं, जैसे OH OH सेम साइड है, यहाँ भी OH OH सेम साइड है, तो ये दो जो कंपाउंड है इन कंपाउंड को एक कैटेगरी में डाला जाता है, दैट इज़ इराइथ्रो। इन्हें बोला जाता है इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब जब दो कायरल सेंटर, ठीक है, हों और उसमें सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है। यहाँ पर OH OH सेम साइड है। एंड अगर अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, जैसे इनमें अपोजिट साइड है, तो इनको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं 3O, ठीक है। वन इज़ इराइथ्रो, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ 3O। इराइथ्रो मतलब सेम साइड, ठीक है, और 3O मतलब दैट इज अपोजिट साइड, ठीक है। नाउ एक केस हमें और डिस्कस करना है, दैट इज दो कायरल कार्बन तो हों
बट दोनों आइडेंटिकल हों, ठीक है। तो दैट इज थर्ड केस, कंपाउंड having two identical chiral carbon। आइडेंटिकल कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पहले बना लेते हैं हम, दैट इज COOH OH OH COOH। पहले सारे बना लेते हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारे फॉर्म बन गई इरिथ्रो वाली, ठीक है। एंड 3O वाली अगर हम बनाएं, जिसमें अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऊपर जैसे ऊपर वाले केस में टोटल 4 हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं हमको मिल रहे थे, ठीक है। तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर थे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ 2 डिफरेंट कायरल कार्बन, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि पहला और दूसरा जो कंपाउंड है, पहला और दूसरा कंपाउंड बेसिकली आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये कंपाउंड अगर आप देखो तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ से अगर आप कट कर दो तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। तो कहने का मतलब इसमें POS प्रेजेंट है, और POS जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। ये ऐसा केस है जिसमें कायरल सेंटर तो हैं, बट आइडेंटिकल कायरल सेंटर होने की वजह से कंपाउंड क्या बन गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसको हम लोग प्यार से एक वर्ड बोलते हैं, दैट इज मीज़ो। मीज़ो हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को नहीं बोलते हैं, हम उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कायरल सेंटर भी हो और तब जाकर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को मीज़ो हमें नहीं बोलना है। तो ये दो जो कंपाउंड है बेसिकली, अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मिरर इमेज का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीज़ो को हम लोग या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दें, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव को हम लोग अकायरल वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अकायरल। तो मीज़ो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकायरल है, या फिर सिमेट्रिकल है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो पहला और दूसरा जो कंपाउंड है वो हमारा सेम ही है, बट जो थर्ड एंड फोर्थ हैं, ठीक है, वो हमारा POS इनमें नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, दैट इज़ मिरर इमेज यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशनशिप यहाँ पर पूछूँ, दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ की, तो थर्ड एंड फोर्थ हेयर, थर्ड एंड फोर्थ मिरर इमेज हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स। एंड मीज़ो के साथ अगर इनका रिलेशन पूछें, मतलब थर्ड वाले का रिलेशन मीज़ो के साथ, ठीक है, एंड फोर्थ वाले का रिलेशन मीज़ो के साथ, तो बेसिकली मीज़ो क्या है तो इसका आइसोमर ही, ठीक है। ऑल्दो उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है मीज़ो वाले का वो 0 है, ठीक है, बट है तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमर्स ही। ऑप्टिकल आइसोमर्स किस तरह से डिफाइन किए थे हमने, जिसमें एंगल ऑफ रोटेशन का डिफरेंस हो, ठीक है। तो पहले वाले में 0 है, एंड नीचे वालों में जो है कुछ एंगल ऑफ रोटेशन आएगा बेसिकली, ठीक है। तो मीज़ो भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाएगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है, क्योंकि है तो उसी अरेंजमेंट का पार्ट ना, ठीक है। ऑल्दो उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया है, बट है ऑप्टिकल आइसोमर ही। तो थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये क्या बोले जाएंगे, दैट इज डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है। तो मीज़ो के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो डायस्टीरियोमर आएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि मीज़ो इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल कायरल कार्बन की वजह से यहाँ पर मीज़ो जो है हमारा बन गया था। तो इसके सिर्फ 3 ही हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि पहले 2 जो हैं वो तो सेम है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी यूज़ में आएंगी, ठीक है, वो यहाँ पर हमने डिस्कस की। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी तो हम लोग रिएक्शंस के दौरान, जब रिएक्शंस हम करेंगे उस दौरान बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अभी मैंने ये नहीं बताया है कि R और S कैसे निकालते हैं। मैंने ये बताया कि R और S 2 कॉन्फ़िगरेशन हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो लोग हम डेडिकेट जो कोर्स आएगा आइसोमेरिज्म पर उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हमें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कि बेसिकली ज्योमेट्रिकल कैसे देखते हैं, ऑप्टिकल कैसे देखते हैं, ऑप्टिकल के ये जो टर्म है दैट इज़, मैंने एक नाम दिया इनैनियोमर्स। ठीक है, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ली है दैट इज़ डायस्टीरियोमर। ठीक है, अच्छा, और थोड़े छोटे छोटे मॉडिफिकेशन जो इससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, वो हम लोग, अच्छा एक और वर्ड में एक्चुअली दिमाग में आ रहा है तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, एक पॉजिटिव में रोटेट करता है और एक निगेटिव में रोटेट करता है। तो मान लो अगर इसका मैं 50% ले लूँ, ठीक है, और सेकंड वाले का भी 50% अमाउंट ले लूँ, तो और इससे एक मिलाकर एक मिक्सचर बना दूँ। ठीक है, 50% पॉजिटिव वाला, ठीक है, 50% यहाँ पर पॉजिटिव वाला और 50% यहाँ पर निगेटिव वाला, इसे बोलते हैं हम इक्वीमोलर। ठीक है, इक्वीमोलर मिक्सचर, इक्वीमोलर मिक्सचर हम लोग किसका ले रहे हैं, एक प्लस वाला है और 50 पर आधा ही माइनस वाला है। तो ये मिक्सचर जो है मिलाकर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स क्योंकि आधा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में और आधा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। ऑल्दो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते, बट ये मिक्सचर जो है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये आधे आधे अमाउंट से मिलकर बनाए, ये 50% एक दूसरे से भीड़ बैठेंगे और नेट इफेक्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड जो है रेसमिक मिक्सचर एक ध्यान रहे। ठीक है, और इनैनियोमर एक टर्म यूज़ किया हमने, डायस्टीरियोमर एक टर्म यूज़ किया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी रिएक्शंस वाला पार्ट, कैसे हम लोग रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।